तो चले गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की क्लास में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड आपको पता है ये यूनिट आपके एग्जाम में 12 मार्क्स की आती है। सबसे ज्यादा मार्क्स यही यूनिट जो है कैरी करती है। इसके 3 पार्ट बनेंगे, जिसमें आज हम पार्ट ए की बात करेंगे और हम पढ़ेंगे इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड उससे संबंधित कंसेप्ट के बारे में। फिर आज ही पार्ट बी भी आएगा एंड पार्ट सी भी आएगा। पार्ट बी में हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। एंड उसके बाद जो पार्ट सी आएगा वहां बात करेंगे एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की, एंड उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट को पढ़ाने का हर टीचर का अपना एक अलग तरीका होता है, अपना एक अलग मेथड होता है। ठीक है, आप मेरे मेथड से पढ़िए एंड गारंटी 12 के 12 मार्क्स आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो कुछ चैप्टर आपको पता है थोड़ा टेक्निकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, जिसकी वजह से वीडियो हल्की सी लेंथी हो सकती है। मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज समझाने का ट्राई करूं, बट अगर वीडियो हल्की सी लेंथी हो जाए तो प्लीज बुरा मत मानना। मैं यही चाहता हूं कि आपके पूरे 12 नंबर आए, इसी वजह से वीडियो हल्की सी थोड़ी लेंथी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब टाइम को और वेस्ट नहीं करते एंड शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो भाई, जो सबसे पहला कंसेप्ट आपको यहां पे पढ़ना है उसका बच्चों नाम है एग्रीगेट डिमांड। कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, एक देश में जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर जो टोटल डिमांड करते हैं उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब एक देश में लोग कितने हैं? तो एक देश में बच्चों 4 तरह के सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जहां पे कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद बच्चों होता है फर्म सेक्टर, प्रोडक्शन करने वाले। एंड एक देश में कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। अब जब कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर्स है, तो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए हमारे पास देश में कौन होती है जी? गवर्नमेंट भी होती है। एंड जब गवर्नमेंट है, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, तो उसके साथ साथ देश में फॉरेन सेक्टर भी होता है, क्योंकि एक देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है। तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर भी है, जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो जब ये देश के चारों सेक्टर्स मिलकर डिमांड करते हैं, कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की डिमांड, गवर्नमेंट की डिमांड एंड फॉरेन पीपल की डिमांड जब एक देश में होती है और इन सभी लोगों की डिमांड को जोड़ दिया जाए, तो उसी को बच्चों बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। सिंपल सा मतलब है कि टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा, फर्म्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा जितनी भी डिमांड होती है एक साल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं जी? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और इसी एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड के बच्चों 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट मींस कंज्यूमर ने जो डिमांड करी, हम लोग, तुम लोग जो कंज्यूमर है, हमने जो डिमांड करी वो उसके अंदर आएगा। फिर होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो बड़े बड़े बिजनेस है, फर्म्स है, उन्होंने जो डिमांड करी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर देश की गवर्नमेंट ने जो डिमांड करी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड नेट एक्सपोर्ट का मतलब है देश के फॉरेनर्स ने, जो बाहर के फॉरेनर्स देश में आ गए एंड उन्होंने जो डिमांड करी उसको नेट एक्सपोर्ट में शामिल करते हैं। अब देखो, मैं इनको जो है डीप में लेके नहीं जा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि पेपर में ये कभी भी पूछे नहीं गए हैं एंड ना ही पूछे जाएंगे। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि एग्रीगेट डिमांड के चारों कंपोनेंट्स का एक्सप्लेन करो। आगे बहुत सारे टॉपिक है जहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपको एडवाइस दूंगा, इनको आपको डिटेल में पढ़ने की और टाइम लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, बस 4 कंपोनेंट कौन कौन से है आप याद रखो। सबसे पहला क्या है जी? कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फिर हमारा क्या आता है जी? नेट एक्सपोर्ट। सबको जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा जी? आपको एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ठीक है, इसको अक्सर याद करवाने का मेरे पास एक तरीका होता है कि एक बार की बात थी, मैं जो है सुबह सुबह उठा एंड सुबह सुबह उठ के मैंने अपनी कार निकाली। ठीक है, मैंने अपनी कार निकाली और कार निकाल के थोड़ा मैं घूमने घामने गया एंड मैं इंडिया गेट पहुंच गया। और जैसे ही मैं इंडिया गेट पहुंचा, भाई साहब, मेरे को मेरी एक्स मिल गई। और जैसे ही मेरे को मेरी एक्स मिली, मैंने मेरी एक्स देखी, तौबा तौबा, एक्स को देख के मेरा सारा का सारा मूड खराब हो गया। उसके ऊपर जितने भी मैंने खर्चे किए थे वो सारे के सारे खर्चे याद आ गए मेरे को कि इसने मेरे से ये खर्चे करवाए थे। तो अल्टीमेटली बताओ, अगर देश के खर्चे पता करने हो तो क्या करना है? ये सुबह सुबह उठे, कार निकाली,
इंडिया गेट गए और अपनी एक्स से मिले, और एक्स से मिलते ही सारे के सारे खर्चे याद आ गए। तो ये होते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड के या टोटल डिमांड के चार कंपोनेंट। अब आपके सिलेबस में चारों नहीं है, आपके सिलेबस में केवल आपको दो पढ़ने हैं, कंजम्पशन वाला एंड इन्वेस्टमेंट वाला। आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट थे, एक था कंजम्पशन वाला खर्चा, एक इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा। चलिए पहले कंजम्पशन वाले खर्चों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो भाई, तो हम पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन। अब जो हमारा बच्चों कंजम्पशन होता है, वो कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड होता है। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, इंसान कंजम्पशन करता है ज्यादा। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच एक संबंध है। क्या संबंध है? कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे इंसान का कंजम्पशन भी बढ़ता है। और इसी रिलेशन को, जो जो कि कंजम्पशन और इनकम के बीच है, इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं जी? कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। आइए एक बार उसको एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम जीरो है, तो क्या कुछ वो कंज्यूम नहीं करेगा? कंज्यूम करेगा। मान लो इनकम जीरो है, लेकिन फिर भी मान लो वो 40 रुपए का कंजम्पशन करेगा, बिकॉज जिंदा रहने के लिए कंजम्पशन करना आवश्यक है। तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। तू मतलब क्या? कंजम्पशन जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो भले इनकम जीरो हो, इंसान फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करता ही है। और इस प्रकार के कंजम्पशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम लोग स्मॉल ए से या फिर स्मॉल सी के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इंसान की इनकम बढ़ गई। अब इंसान जो है, अच्छा एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन है, भाई 40 रुपए कहां से है? तो अपनी सेविंग में से निकाल लिए ना, कुछ सेविंग कर रखे। कोविड के टाइम पे आप लोगों ने बहुत कंजम्पशन किया। कोविड के टाइम पे हम लोगों की इनकम नहीं थी, हम पैसा नहीं कमा पा रहे थे, बट हम फिर भी कंज्यूम कर रहे थे ना। कहां से? हमने जो सेविंग कर रखी थी वहां से पैसा निकाल के हम लोग कंज्यूम कर रहे थे। तो 40 रुपए मैंने कहां से निकाल लिए? सेविंग में से। सेविंग हो गई -40। अच्छा, मेरी इनकम बढ़ी 100 रुपए। अब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन हो गया मान लो 120। अब मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, 120 उड़ा रहा हूं। ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कहां से है जी? ये भी मान लो आए हमारे सेविंग में से। इनकम दोबारा बढ़ी, कंजम्पशन 120 से बढ़ के हो गया 200। इनकम अगेन बढ़ी, कंजम्पशन हो गया 280। आप एक बात जरा नोटिस करेंगे कि हर बार हमारा कंजम्पशन 80-80 के गैप से बढ़ रहा है, एक सेम स्पीड से बढ़ रहा है। 40 से 120 80, 120 से 280। तो इसका सिंपल सिंपल बच्चों मतलब यह है कि इस चैप्टर में आपको एक बात एज्यूम करके चलनी है कि कंजम्पशन हमेशा कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। कंजम्पशन हमेशा कैसे बढ़ेगा जी? कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। इस बात को आपको एज्यूम करके चलना है। फिर इनकम बढ़ी 300 से 400, कंजम्पशन मेरा 280 से बढ़ के हो गया बेटा 360, और फिर हो गया 440। अब बात करें सेविंग की, 200 कमाए 200 उड़ाए, सेविंग हो गई जीरो। बच्चों आगे बढ़ाऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? ब्रेक इवन पॉइंट। जितना कमाया उतना उड़ाया और कुछ नहीं बचाया, इसे क्या बोलते हैं जी? ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद 300 कमाए 280 उड़ाए, आपने 20 रुपए बचाए। 400 कमाए 360 उड़ाए, आपने 40 बचाए, और यहां पे आपने 60 रुपए बचाए। तो ये आपका कंजम्पशन हो गया। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपने कंजम्पशन को बढ़ाया। दोनों में एक प्रकार का पॉजिटिव संबंध है। इसी को हम लोग कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। और जब बात करूं कंजम्पशन कर्व की, तो कंजम्पशन कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा। कंजम्पशन कर्व की स्टार्टिंग यहां से होगी। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। इंसान कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा। तो मान लीजिए इंसान 40 रुपए का मिनिमम कंजम्पशन करना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। इसलिए कंजम्पशन हमेशा स्टार्ट कहां से होता है जी? वाई एक्सिस से। कभी भी ये जीरो स्टार्ट नहीं होता। और कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर जाता है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों गया? ये स्ट्रेट लाइन इसलिए गया क्योंकि कंजम्पशन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। एंड जब भी कोई चीज एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी तो ऑलवेज वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी। जब कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर कंजम्पशन कर्व। क्या बोलते हैं जी इसको? हम इसको लीनियर कंजम्पशन कर्व का नाम देते हैं, जो कि आगे आपका आने वाला है। तो इस चैप्टर में कंजम्पशन कर्व होगा लीनियर। लीनियर क्यों है? बिकॉज वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, कंजम्पशन की बात तो हो गई। अब बच्चों बात करेंगे थोड़े इसके फीचर्स की। तो आपको पता ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? जब इंसान की इनकम जीरो हो फिर भी कुछ कंज्यूम करेगा सर्वाइवल के लिए। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। स्मॉल ए या स्मॉल सी के ऊपर बाहर से इसको शो करते हैं। संबंध कहते हैं जी पॉजिटिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है। उसके बाद एक बात नोटिस करिए आपने,
इनकम के बढ़ने की रेट क्या होती है? ज्यादा कंजम्पशन की बढ़ने से। आप खुद देखो, इनकम हर बार 100 से बढ़ा, जबकि कंजम्पशन हर बार केवल जो है हमारा 80 से बढ़ा। क्यों? क्योंकि इंसान जितनी इनकम कमाता है वो सारी खर्च नहीं करता, कुछ पार्ट इनकम का हम लोग सेव भी करते हैं। इसलिए इनकम के जो बढ़ने की रेट है वो हर बार ज्यादा है 100 से। किससे? कंजम्पशन के बढ़ने की रेट से। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को, जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है तो उस केस में सेविंग क्या होती है जी? जीरो। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एंड लास्ट डिस सेविंग बोलता है कि जब कंजम्पशन हो ज्यादा, इनकम हो कम, तो उस केस में सेविंग क्या होती है? नेगेटिव। और जब सेविंग क्या होती है? नेगेटिव, उसे क्या बोलते हैं जी? डिस सेविंग। खुद देखो ना, यहाँ पे कंजम्पशन है ज्यादा 120, इनकम है केवल कम 100, तो ये क्या है मेरी? -20 या -40। इसे क्या बोलते हैं जी? इसी को हम लोग डिस सेविंग का नाम देते हैं। होपफुली कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब देखो इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बाद, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, तो इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर में हमने माना है इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का बच्चों मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। इस चैप्टर को जेएम कीन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर ने दिया है, जॉन माइनर्ड कीन्स। एंड जॉन माइनर्ड कीन्स इस चैप्टर में ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन का मतलब होता है कम समय, कि कम समय में इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार बढ़ा घटा नहीं सकता, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा गया है। आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर जब आप किताब खोलते हो तो लिखा होता है शॉर्ट रन। इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, लॉन्ग रन में नहीं पढ़ रहे। समय कम है और कम समय में इन्वेस्टमेंट को बार बार चेंज कर नहीं सकते, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को मैंने मान लो 40 मान लिया, तो इन्वेस्टमेंट अब हर जगह पे 40 रहेगी, चाहे मेरी इनकम बढ़े या इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। बिकॉज कीन्स के अनुसार शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट को चेंज किया नहीं जा सकता। और इन्वेस्टमेंट कर्व की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कर्व मेरा ऐसे बनेगा, बिकॉज कांस्टेंट है ना। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती तो कर्व ऊपर जाता, इन्वेस्टमेंट घटती तो कर्व नीचे आता। अब ये क्या शो कर रहा है कि ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऑटोनॉमस ये क्या होती है? तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि इनकम के चेंज होने से इन्फ्लुएंस नहीं होती। ये हर लेवल पे क्या रहती है जी? कांस्टेंट रहती है। एंड इसको नॉर्मली सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, समाज की भलाई के लिए। अब एक होती है इंडियन इन्वेस्टमेंट, इसका बस मीनिंग जानना है, लेकिन ये आपके सिलेबस में इतनी डीप में नहीं है। हाँ, पेपर में मीनिंग वगैरह पूछ सकता है, बट सिलेबस में आपके इतने डीप में नहीं है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो इनकम के लेवल के साथ साथ चेंज होती है, कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं उसको? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और ये नॉर्मली प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। और इस केस में इन्वेस्टमेंट कर कुछ इस प्रकार बनता है, अपवर्ड, ऊपर की ओर स्लोपिंग। ठीक है, तो पेपर में इनमें एक दो नंबर में डिफरेंस पूछ सकता है, तो आप इनका लिख देना मीनिंग, और दोनों के आप डायग्राम बना के आ सकते हैं। ठीक है, अब आपने कंजम्पशन भी पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट भी पढ़ लिया। अब अगर मैं दोनों को जोड़ू तो मुझे क्या मिलता है? एग्रीगेट डिमांड। भूल गए क्या कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, एक है कंजम्पशन वाला खर्चा और दूसरा क्या है जी? इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा। और अगर मैं सी और आई दोनों को जोड़ दूं मुझे क्या मिलेगा? एडी। सी वाली वैल्यू निकाल के वही लिखी है मैंने, आई वाली वैल्यू मैंने वही लिखी है, और अगर सी और आई दोनों को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया? एग्रीगेट डिमांड मिल गया 80, 160, 240, 320, 400, 480। अब देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। दोनों में रिलेशन कैसा है जी? पॉजिटिव। एग्रीगेट डिमांड कर भी ऊपर की ओर जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर भी कहां जाएगा? ऊपर की ओर। क्यों? देखो बढ़ रहा है 80, 160, 240, और ध्यान दो गैप सेम है। यहां पर गैप 80 का, फिर गैप 80 का, फिर 80 का, 80 का, 80 का, और अगर गैप सेम है तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इन्वेस्टमेंट कर्व बनाते हैं। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट कर्व बनता है ऐसे। कंजम्पशन कर्व बनाते हैं तो कंजम्पशन कर्व बेटा मान लो मेरा बना ऐसे। ठीक है, अच्छा दोनों सेम पॉइंट से क्यों बने? क्योंकि हमारी टेबल में कंजम्पशन भी 40 है और इन्वेस्टमेंट भी 40 है। क्या भैया ऑलवेज सेम रहता है? ऐसा आवश्यक नहीं है। यहां पे मैंने 40-40 मान लिया, बट ऐसा आवश्यक नहीं है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में ऑलवेज सेम रहे, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन बन गया,
इन्वेस्टमेंट बन गया, दोनों को जोड़ा तो मेरा क्या बनेगा जी, अब बनेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व, और ये मेरा बच्चों एग्रीगेट डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया जी, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ऊपर से बनेगा, वो बनेगा 80 से, और ये मेरे बने हैं 40 से। अब एक बात और समझना, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व आपस में ऑलवेज क्या बनते हैं जी, पैरेलल। क्या बनते हैं जी, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल, अगर डायग्राम में दिख रहे हैं ठीक, नहीं दिख रहे तो याद रखना, ये दोनों क्या है जी, पैरेलल। अब क्यों है पैरेलल, तो इसको आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, समझ में भी आगे आएगा। याद रखना, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व बनते हैं पैरेलल। क्यों, बिकॉज दोनों का स्लोप है, स्लोप ऑफ बोथ द कर्व आर सेम। याद रखना, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, जब दो कर्व का स्लोप सेम होता है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व का स्लोप ऑलवेज सेम होता है। क्या होता है जी, एमपीसी। एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, दोनों का स्लोप सेम है, दैट्स व्हाई क्या बने हैं, पैरेलल। स्लोप सेम क्यों है वो आपको आगे भी चलने वाला है, बताओ। तो बताओ, एग्रीगेट डिमांड करके टेबल डायग्राम भी होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्रीगेट डिमांड की पूरी कहानी क्लियर है, कंजम्पशन भी क्लियर है, इन्वेस्टमेंट भी क्लियर है, एग्रीगेट डिमांड भी क्लियर है। अब इस चैप्टर में दूसरा मेन पार्ट है, उसको बच्चों कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। आइए एक बार समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई देखो आगे आएगा, ठीक है, यहां पे आने वाला है। एग्रीगेट सप्लाई के बच्चों दो पार्ट होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई होता है हमारा C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये क्यों होता है बताऊंगा। आपने कंजम्पशन तो पढ़ चुके हो, एक काम करते हैं, पहले सेविंग भी पढ़ लेते हैं। जब कंजम्पशन हो गया सेविंग भी पढ़ लेंगे, तो फिर इनको जोड़ के अपन लोग एएस भी पढ़ लेंगे। तो चलिए, एग्रीगेट सप्लाई से पहले अपन लोग थोड़ा जो है सेविंग फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, इनकम तो आपको पता थी, कंजम्पशन भी आपको पता थी, आपने सेविंग निकाली थी। और सेविंग कैसे निकाली थी, देखो, इनकम के दो पार्ट होते हैं। आप जो भी कमाओगे उसको थोड़ा कंज्यूम करोगे एंड बचा हुआ पार्ट सेव करोगे। तो इनकम के होते दो बच्चे, पहला कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। अब अगर मेरे को सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूं तो मेरे को सेविंग मिल जाएगी। तो चलिए सेविंग को निकालते हैं। जब इनकम 0, 40 कमा रहा हूं तो सेविंग मेरी क्या हो गई, -40। वैल्यू पर देख लो, 0 40 गए, क्या बचेगा आपका, -40। 100 कमाए 120 उड़ाए, सेविंग क्या हो गई, -20। 200 कमाए 200 उड़ाए, सेविंग 0। 300 कमाए 280 उड़ाए, सेविंग प्लस की 20, यहाँ पे सेविंग प्लस की 40, यहाँ पे सेविंग प्लस की 60। अब आप एक बात देखो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है इंसान की सेविंग भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ी 0, 100, 200, सेविंग बढ़ रही है। पहले -40 थी, फिर बढ़ गई -20, फिर और बढ़ गई 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60। इट मीन दोनों में एक प्रकार का संबंध कैसा है जी, पॉजिटिव संबंध है। और सेविंग और इनकम के बीच जो संबंध है, इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच, सेविंग और नेशनल इनकम के बीच। ये दर्शाता है कि किस प्रकार सेविंग जो है चेंज होती है इनकम के अलग अलग लेवल पे, कि जैसे से इनकम बढ़ रही है सेविंग भी बढ़ रही है। दैट इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, जो सेविंग -40 और -20 है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं जिसको, डिस सेविंग। जब सेविंग नेगेटिव में हो इसको डिस सेविंग या अप बचत कहते हैं, और जब सेविंग प्लस में हो तो इसको केवल केवल सेविंग कहते हैं, इसको डिस सेविंग नहीं कहते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेविंग कर्व कैसे बनेगा, तो देखो, सेविंग कर्व भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, सेविंग की शुरुआत हो रही है -40 से, फिर -20, फिर 0। तो सेविंग शुरू कहां से होगा आपका, नेगेटिव एक्सिस से, एंड डायरेक्टली आपका ऊपर की ओर जाएगा। तो सेविंग कर्व शुरू होगा -40, फिर -20। यहां पे सेविंग क्या हो गया जी आपकी 0। ठीक है, यहां पे सेविंग क्या है जी, यहां पे सेविंग नेगेटिव है, एंड यहां पे सेविंग क्या है, ऊपर आ गया सेविंग पॉजिटिव है। अब आपको याद होगा, जब सेविंग 0 होती है तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट को बच्चों क्या बोलूंगा कि इस वाले पॉइंट को जो है ब्रेक इवन पॉइंट का ही नाम दिया जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आपको अगर सेविंग कर्व भी स्ट्रेट है तो क्या बोलेंगे इसको कि इसको अपन लोग बोलेंगे लीनियर सेविंग कर्व। क्या नाम पड़ेगा इसका, लीनियर सेविंग कर्व। तो कि सेविंग कर्व यहाँ पे क्या है जी, हमारा स्ट्रेट है। ठीक है, अच्छा एक बात और यही जान लो, सेविंग कर्व का जो स्लोप होता है, सेविंग कर्व के स्लोप को बच्चों बोलते हैं एमपीएस। क्यों बोलते हैं मैंने बताया कि आपको बताऊंगा आगे। सेविंग कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीएस, जबकि कंजम्पशन कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीसी। याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, थोड़ा इसके जानते फीचर्स। तो जब इनकम 0 होती है इंसान की सेविंग क्या होती है, नेगेटिव। क्या बोलते हैं उसको, डिस सेविंग। अब सेविंग नेगेटिव क्यों है,
ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कि इंसान कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा, और जब इनकम जीरो है और उसे फिर भी कंज्यूम करना है तो वो पैसा कहां से निकालेगा, सेविंग में से, दैट्स व्हाई सेविंग हमारी हो जाएगी नेगेटिव। फिर वही इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, संबंध कैसा है जिनके बीच, पॉजिटिव है। और सेविंग कर फिर कहां आता है इसका, अपवर्ड स्लोपिंग जाता है, सेविंग कर इसका ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद जब सेविंग क्या होती है, जीरो, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव होती है, एंड ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग क्या होती है जी, नेगेटिव, ये आपको पता है। ब्रेक इवन पॉइंट ये था, इसके बाद सेविंग पॉजिटिव, एंड इससे पहले सेविंग कैसी है जी, नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल सा मतलब क्या है, एग्रीगेट सप्लाई जानो क्या होता है। अब देश में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी प्रोडक्शन करने वाले हैं, सब लोगों ने मिलके जितनी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं जी, उसको अपन लोग एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इसका सिंपल सिंपल मतलब है, एक देश में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन्होंने जितनी भी गुड्स एंड सर्विस बनाई, अगर मैं उन सभी गुड्स एंड सर्विस की मनी वैल्यू निकाल लूं कि कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस बनाई, तो उन सबको जोड़कर मेरे को एग्रीगेट सप्लाई मिल जाता है। मतलब जितने भी प्रोड्यूसर है, सबने जो बनाया सबको जोड़ दो, क्या मिल गया, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को बच्चों अपन लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को निकालना है, जितने भी लोगों ने बनाया, अब मैंने जो वस्तु बनाई मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को देखना पड़ेगा मैंने कितना रेंट दिया, मैंने कितने वेजेस दिए, मैंने कितना इंटरेस्ट दिया, और मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इन सबको जोड़ूंगा तब चलेगा पता मैंने कितने रुपए की कुल वस्तु बनाई। ठीक है, तो इन सबको जोड़कर मुझे क्या मिलेगा, एग्रीगेट सप्लाई। और याद करो नेशनल इनकम में इन सबको जोड़कर मुझे क्या मिलता है, नेशनल इनकम। भूल गए, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम, और ये चारों के चारों क्या होती है जी, फैक्टर इनकम। तो अगर सभी फैक्टर इनकम को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है, नेशनल इनकम, और सभी फैक्टर इनकम को जोड़ दूं तो क्या मिलता है, एग्रीगेट सप्लाई। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम या फिर नेशनल आउटपुट सबके सब क्या होते हैं जी, एकदम सेम होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, मतलब बंदा जो भी इनकम कमा, आप देखो एग्रीगेट सप्लाई बोल लो या फिर नेशनल इनकम बोल लो, बात तो एक ही है। अब बंदा जो भी कमाएगा उसके दो से है, थोड़ा सा कंज्यूम करेगा एंड थोड़ा सा सेव करेगा। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि इनकम का एक पार्ट हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस पे खर्च करेंगे, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड जो बच गया उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे जी, फ्यूचर यूज के लिए सेव करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, अब आइए इसके टेबल डायग्राम की बात करते हैं। तो ये रहा आपका कंजम्पशन, ये रहा आपका सेविंग। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एग्रीगेट सप्लाई। तो 40 में जोड़े माइनस 40 जीरो, 120 में जोड़े माइनस 20 100, 200 प्लस जीरो 200, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400, और ये प्लस ये 500। एंड आप खुद देखो जितनी मेरी इनकम है उतना ही मेरा क्या आ गया, एग्रीगेट सप्लाई। दोनों सेम आए कि नहीं आए जी, यस, दोनों के दोनों क्या आते हो जी, सेम आते हैं। अब जब मैं बात करूं एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, तो एग्रीगेट सप्लाई का जो बच्चों कर्व कैसा बनेगा, इसको देखो। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो बच्चों कर्व बनता है वो आपका जो है 45 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है जी, वो कर्व हमारा ऑलवेज, वो कर्व जो हमारा ऑलवेज 45 डिग्री का बनता है। द इनकम कर्व कितना का बनता है जी, 45 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक तरफ क्या है जी, इनकम है, एक तरफ क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। अब जब दोनों बराबर है, जितनी इनकम उतनी एग्रीगेट सप्लाई, इट मींस जितना गैप यहां पे लूंगा उतना गैप यहां पे लूंगा, जितना गैप यहां पे उतना गैप यहां पे, बिकॉज जितनी इनकम है उतना एग्रीगेट सप्लाई है। जब मैं दोनों के गैप बराबर लूंगा तो ऐसे केस में जो इनकम कर्व बनेगा, ऑब्वियस सी बात है वो 45 डिग्री का ही बनेगा। क्या बोलता है, इनकम कर्व 45 डिग्री का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये शो करता है कि आपने जो भी कमाया या तो आप उसे कंज्यूम करेंगे या फिर आप उसको सेव करेंगे। इट मींस y इज इक्वल टू क्या बोलता है, c प्लस एस। एंड जब आप c प्लस एस को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, वो as बन जाता है। इसका मतलब जितना कमाया उतनी एग्रीगेट सप्लाई, तो जितना गैप यहां पे उतना गैप यहां पे। एंड अगर आप इन सभी पॉइंट को जोड़ेंगे तो 45 डिग्री की लाइन ही बनेगी। हम इस लाइन को बच्चों इनकम लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इनकम लाइन बोल लो, इनकम कर्व बोल लो, आप इसको गाइडलाइन बोल सकते हो, आप इसको रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका किसके बारे में हो गया, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, आपके एग्जाम में इनके ऊपर एक नंबर में अक्सर सवाल बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। मतलब सिंपल ये है, हम अपनी इनकम का जितना भी हिस्सा कंज्यूम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसको एपीसी कहते हैं। एपीसी का सिंपल मतलब क्या है, ये रेशियो है। किसका रेशियो है, टोटल कंजम्पशन का टोटल इनकम के साथ। ये शो करता है कि लोग अपनी इनकम का कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पे लिखा है 80, इसका मतलब 0.8 और 0.8 को हम 80% ही बोल सकते हैं। तो उसका सिंपल मतलब है लोग अपनी इनकम का 80% कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। कुछ फीचर्स है इसके जो पेपर में एक नंबर में आ जाते हैं। पहला, एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, कब होती है, जब इंसान कंजम्पशन करे ज्यादा और इनकम हो कम, तो ऐसे केस में एपीसी एक से अधिक हो सकता है। क्या एपीसी की वैल्यू एक हो सकती है, हाँ, जितना आपने कमाया उतना कंज्यूम कर लिया, एपीसी की वैल्यू आपकी एक आ जाएगी। क्या एपीसी की वैल्यू एक से कम हो सकती है, हाँ, कब होगी, जब आपने कमाया ज्यादा और कंजम्पशन किया कम, तो एपीसी की वैल्यू एक से कम होगी। लेकिन एपीसी कभी जीरो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एपीसी के जीरो होने के लिए खुद देखो, कंजम्पशन का जीरो होना आवश्यक है। एपीसी जीरो कब होगा, एपीसी जीरो कब होगा, जब कंजम्पशन क्या हो, जीरो। एंड यू नो दैट कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, बिकॉज सरवाइव करने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा। तो एपीसी एक से अधिक हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकता। ये हो गया आपके एपीसी के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, एपीएस की। एपीएस का सिंपल मतलब बच्चों ये है कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करते हो, एस अपॉन वाई। इसको बोलते हैं क्या, एपीएस। कि आप अपनी इनकम का जितना भी परसेंटेज सेव करते हो उसे क्या बोलते हैं, एपीएस। ये रेशियो है, किसका रेशियो, सेविंग का इनकम के साथ जो रेशियो, उसको क्या बोलते हैं, एपीएस। अब इसके क्या फीचर है, तो उसके फीचर है एपीएस नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेविंग नेगेटिव होगी तभी तो आपका एपीएस नेगेटिव होगा। एंड आपको पता है सेविंग नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एपीएस जीरो हो सकता है, एपीएस जीरो हो सकता है, हाँ, अगर सेविंग जीरो होगी तो एपीएस जीरो हो जाएगा। एंड आपको पता है सेविंग जीरो हो सकती है। सेविंग जीरो कब होती है, ब्रेक इवन पॉइंट पे, जब इनकम कंजम्पशन के बराबर है तब सेविंग क्या होती है जी, जीरो। इस केस में एपीएस क्या होता है जी, जीरो। उसके बाद एपीएस की वैल्यू हमेशा एक से कम होती है। देखो एपीएस की वैल्यू कभी भी एक नहीं हो सकती। एपीएस के एक होने के लिए सेविंग अपॉन में इनकम, इट मीन 100 और ऊपर 100, काट तो एक आ जाएगा। लेकिन खुद सोचो, क्या आपने 100 रुपए कमाए, क्या पूरे 100 के 100 आप सेव कर सकते हो, नहीं कर सकते। कुछ कंज्यूम भी तो करोगे, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। कुछ कमाओगे तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में इनकम कभी सेविंग के बराबर नहीं होगी और एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, और फिर 1 से ज्यादा भी नहीं होगी, लेकिन एक से कम हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ओके, अब एक बात और, एपीसी और एपीएस को जोड़ देंगे तो इनकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है जी, 1। याद रखना, एपीसी और एपीएस को जोड़ के 1 आता है, एपीसी और एपीएस को जोड़ के बच्चों क्या आता है जी, 1 आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी, एमपीसी की। इसका सिंपल सा फॉर्मूला, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन कंजम्पशन। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। ये शो करता है कि आपने एडिशनल इनकम का, देखो पीछे क्या था, पीछे था आपकी टोटल इनकम का, आपकी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम किया, एपीसी। इनकम लिखा है, एडिशनल वर्ड नहीं लिखा। लेकिन अगर आपको क्या मिले, एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा आपने कंज्यूम किया है, तो क्या बोलेगा उसको, एमपीसी। कुछ फीचर्स है इसके। पहला, एमपीसी की वैल्यू याद रखना हमेशा 0 से 1 के बीच रहेगी। एमपीसी कभी भी 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, और 1 से ज्यादा मतलब 1.1 1.2 वगैरह नहीं हो सकता। एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच रहता है। अच्छा, एमपीसी 1 कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 1 कब होगा, जितना आपने कमाया एक्स्ट्रा 100 उतना आप पूरा कंज्यूम कर दो 100, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1। इट मींस अगर आप अपनी एंटायर एडिशनल इनकम 100 रुपए कमाए और वो 100 के 100 खर्च कर दिए, तो एमपीसी क्या होगा जी, 1।
अच्छा एमपीसी जीरो हो सकता है, जीरो कब होगा, जितना आपने कमाया वो सारा का सारा सेव कर दिया। डेल्टा वाई आपने 100 रुपए कमाए, लेकिन 100 के 100 आपने सेव कर दिए, आपने कंजम्पशन कुछ भी नहीं किया, तो वैसे केस में एमपीसी क्या आएगा आपका, जीरो। अब एक बच्चा बोलता है भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा, यस, बट वो टोटल इनकम का कंज्यूम करना पड़ेगा, एडिशनल इनकम का, एडिशनल इनकम का आप कुछ भी पार्ट कंज्यूम ना करो, ऐसा चल सकता है, लेकिन टोटल इनकम का कुछ भी पार्ट कंज्यूम ना करो, ऐसा नहीं चल सकता। समझ में आ गया? अगर इनकम कमाओगे तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ेगा, बट अगर डेल्टा वाई कमाओगे तो ऐसे केस में डेल्टा सी जीरो हो सकता है, लेकिन वाई कमाओगे तो सी आपका जीरो नहीं हो सकता। इस बात पे ध्यान देना, सिंपल सिंपल, कभी भी सी जीरो नहीं होगा, बट डेल्टा सी जीरो हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लो। ओके, आगे बोलता है जो गरीब देश होते हैं उनका एमपीसी ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो गरीब देश है तो गरीब देश कंजम्पशन ज्यादा करता है, जिसकी वजह से उनका एमपीसी क्या होगा जी, ज्यादा होगा। और ये लिखा है कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीसी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीसी। यही पे आप लोग लिख लो स्लोप ऑफ एडी कर्व, स्लोप ऑफ एडी कर्व की एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है जी, वो भी एमपीसी होता है, एंड दोनों का स्लोप एमपीसी होता है तभी एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व क्या बनते हैं, पैरेलल। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं किसकी, एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। ये शो करता है एमपीएस का सिंपल सिंपल बच्चों मतलब है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, कि आपने अपनी बढ़ती इनकम का, एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा आपने सेव किया, दैट इज योर एमपीएस। याद रखनी है वही बात यहां चलेगी, ठीक है। अच्छा, सेविंग जीरो हो सकती है, डेल्टा एस भी जीरो हो सकता है, इस बात का ध्यान। अच्छा, कंजम्पशन वाले याद करो, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा सी जीरो हो सकता है। ये कुछ बातें छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, एमपीएस की वैल्यू भी ऑलवेज 0 से 1 के बीच रहती है। एमपीएस 1 कब होगा, एमपीएस 1 तब होगा जितना आपने कमाया वो सारा का सारा सेव कर दिया, 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 100 के 100 सेव कर दिया, 1 आ गया, तो वही लिखा है एंटायर एडिशनल इनकम अगर आप सेव कर दो एमपीएस 1। एमपीएस 0 कब होगा, जितना भी आपने कमाया, जितना भी आपने कमाया वो सारा का सारा कंज्यूम कर दिया, सेविंग कुछ भी नहीं करी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जीरो। एंटायर इनकम को क्या कर दिया आपने, खर्च कर दिया। एमपीएस की वैल्यू भी 1 से ज्यादा या 0 से कम नहीं हो सकती, इट मींस एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 1 से ज्यादा 1.1 1.2 वगैरह भी नहीं हो सकता। ठीक है, अमीरों का एमपीएस ज्यादा होता है बिकॉज वो बंदा अमीर है, वो ऑलरेडी सारी कंजम्पशन करके बैठा है, अब उसको ज्यादा कंज्यूम करने की नीड नहीं है, वो सेविंग ज्यादा करेंगे। तो अमीर देश का या अमीर लोगों का एमपीएस ज्यादा होता है बिकॉज वो लोग सेविंग करते हैं ज्यादा और उनका कंजम्पशन कम होता है, जबकि गरीबों का कंजम्पशन ज्यादा होता है, एमपीसी ज्यादा होता है और एमपीएस कम होता है। अच्छा, सेविंग कर्व का स्लोप क्या होता है जी, एमपीएस, जो मैंने पीछे बताया था आप लोगों को। अच्छा, यहां भी सेम रहेगा, एमपीसी और एमपीएस को अगर जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़कर ऑलवेज क्या आता है जी, 1 आता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब कंजम्पशन फंक्शन की क्वेश्चन बात करते हैं, मैथम थोड़ी न्यूमेरिकल्स वाली बातें आएंगी, न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा बट न्यूमेरिकल के लिए बेस बनाऊंगा ना बच्चों। कंजम्पशन फंक्शन की, कंजम्पशन की एक क्वेश्चन होती है, ठीक है, और वो होती है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अच्छा, बताया था मैं आप लोगों को कि इस चैप्टर में जो कंजम्पशन फंक्शन है वो कैसा है जी, लीनियर है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे कंजम्पशन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, जब इनकम के बढ़ने पे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है एक कांस्टेंट रेट से, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। इस केस में कंजम्पशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है। एमपीसी यहां पे ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, याद रखना, जब कंजम्पशन सेम रेट से बढ़ेगा तो उस केस में एमपीसी कांस्टेंट रहेगा, कंजम्पशन के बढ़ने की रेट एमपीसी होती है, पेपर में 1 नंबर में आ जाए व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन कर्व, तो एमपीसी, कंजम्पशन के बढ़ने की रेट एमपीसी होती है। अगर कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एमपीसी मेरा कैसा है जी, कांस्टेंट है। इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है जी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी बच्चों, बी का मतलब होता है एमपीसी, बी माने क्या होता है, एमपीसी, एंड वाई, वाई माने इनकम बोल लो,
या फिर नेशनल इनकम बोल लो, बात एक ही होती है। अब जब मैं नेशनल इनकम की मल्टीप्लाई एमपीसी से करता हूं, मतलब बीवाई की बात कर रहा हूं, तो इस पूरे बीवाई को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। इसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इट मींस कंजम्पशन फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है जी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सेकंड पार्ट क्या होता है जी, इंड्यूस कंजम्पशन। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है क्या, कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं होता। इनकम मेरी जीरो होगी, मैं तब भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहा हूं। और क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। द मिनिमम कंजम्पशन नीडेड फॉर सर्वाइवल, भले ही मेरी इनकम क्या हो, जीरो, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं होती। जबकि इंड्यूस कंजम्पशन, देखो इंड्यूस कंजम्पशन के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, नेशनल इनकम आ रहा है। इट मींस ये इनकम पे डिपेंड है, बिकॉज अगर वाई की वैल्यू चेंज होगी, नेशनल इनकम चेंज होगा, तो ऑब्वियस बात है ये पूरा का पूरा चेंज होगा। तो ऐसा कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड रहता है, इनकम के बढ़ने पर बढ़े, इनकम के घटने पर घटे, उसे क्या बोलते, उसको बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। बोलता है कि ऐसा कंजम्पशन जो इनकम के चेंज होने पर चेंज होता है, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, इंड्यूस कंजम्पशन। इस इक्वेशन को भूलना मत, जब कराऊंगा न्यूमेरिकल बहुत काम आएगी। C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ऐसे सेविंग फंक्शन की, क्वेश्चन की। मैंने बताया था कि सेविंग भी कैसी है हमारी, लीनियर। मतलब सेविंग कर्व भी हमारा कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनता है। और क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर भी सेविंग कैसे बढ़ती है, कांस्टेंट रेट से। जब इनकम के बढ़ने पर सेविंग कैसे बढ़ती है, कांस्टेंट रेट से, तो सेविंग कर्व बनता है स्ट्रेट लाइन। और सेविंग कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीएस। तो यहाँ पे एमपीएस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कंजम्पशन वाले केस में एमपीसी कांस्टेंट एंड सेविंग वाले केस में एमपीएस कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इसकी क्वेश्चन होती है एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। ए का मतलब वही होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, इसके आगे बस क्या लगा दिया, माइनस। और माइनस के ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, माइनस के ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम डिस सेविंग भी बोल सकते हैं। अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन माइनस में हो तो अपन लोग उसको डिस सेविंग बोल सकते हैं। ओके, ये वन का वन रहेगा, माइनस बी क्या होता है जी, एमपीसी। तो वन माइनस बी मतलब वन माइनस एमपीसी। और वन माइनस एमपीसी को बच्चों में एमपीएस भी बोल सकता हूं। क्यों, बिकॉज अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एमपीसी और एमपीएस को जोड़ते हैं तो वन आता है। अगर मैं एमपीएस को ऐसे ही रहने दूं और वन का वन, तो एमपीसी जाएगा हो जाएगा जी माइनस। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या बन गया, वन माइनस एमपीसी, दैट्स व्हाई वन माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। एंड वाई का तो मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है जी, नेशनल इनकम। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये होती है सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। क्या बोला मैंने, माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। इसको भी आपको याद रखना है। ओके, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी हमारा 40 मिनट के आसपास हो चुका है, बट टॉपिक देखो बहुत सारे हैं। ठीक है, बेस बनाना अच्छे तो करना पड़ेगा। अब एक डेरिवेशन नाम का टॉपिक है, पेपर में डेरिवेशन, ये लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में 3 से 4 नंबर में इसके ऊपर क्वेश्चन बन ही जाता है। किसके ऊपर जी, डेरिवेशन के ऊपर पेपर में 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन बन ही जाता है। यहां पे आपको 4 बातें पढ़नी है। पहला, सेविंग फंक्शन का डेरिवेशन करना है कंजम्पशन फंक्शन से, और फिर कंजम्पशन फंक्शन का सेविंग फंक्शन से। जब यहां पे वर्ड बोला जाए फंक्शन, तो उसका मतलब बात किसकी हो रही है, इक्वेशन की बात। किसकी हो रही है, इक्वेशन की। ऐसे ही सेविंग कर्व का डेरिवेशन करना है कंजम्पशन कर्व से, और कंजम्पशन कर्व का सेविंग कर्व से। यहां पे आप ध्यान दो, यहां पे कर्व की बात हो रही है, तो पेपर में कुछ भी आ जाता है, कर्व भी आ जाता है और इक्वेशन भी आ जाती है। चलिए मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहला है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। मान लीजिए कि आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, जो क्या होता है जी, होता है c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब बोलता है कि एक काम कीजिए, इससे सेविंग फंक्शन निकाल के दिखाओ। तो देखो ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, मतलब अपने को बोल रहा है कि इससे निकालो, इट मींस तो गिवन है। अब क्या निकालना है, सेविंग फंक्शन। तो मेरी बात सुनो, से करना कैसे है भाई, वी नो दैट, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इनकम के होते हैं दो पार्ट, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। y के स्थान पे y रहने दो, क्या c के स्थान पे मैं ये a प्लस बी वाई पुट
करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि सी होता है ए प्लस बी वाई। तो सी के स्थान पे ए प्लस बी वाई पुट किया एंड प्लस एस का एस रहने दिया। अब सॉल्व किया, वाई का वाई रहेगा, ये बी वाई अगर मैं इस साइड ले आऊं तो बन जाएगा माइनस का बी वाई, ये ए ले आऊं इस साइड बन जाएगा माइनस का ए, इज इक्वल टू यहां बचा केवल एस। अब यहां से अगर y कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, 1 माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू एस। अगर माइनस ए लिखूं पहले कोई दिक्कत नहीं। अब ये बच गया, यहां पे साइन कौन सा बचा, फिर कुछ नहीं, आगे साइन प्लस का माना जाएगा तो प्लस y का y 1 माइनस बी इज इक्वल टू एस, कोई समस्या नहीं। ये रहने दिया मैंने ऐसे माइनस ए, यहाँ पे प्लस का प्लस रहने दिया, बस y इस साइड था लिखा मैंने इस साइड 1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस। खुद देखो आपके सामने सेविंग फंक्शन आ गया। सेविंग फंक्शन ये तो हम लोग को पढ़ा है कि माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, लो जी लो आ गया। तो अगर सेविंग फंक्शन निकालना हो कंजम्पशन फंक्शन से तो उसे कुछ इस प्रकार निकाला जाएगा, ठीक है ओके। अब पेपर में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन मान लो गिवन है कि 40 प्लस 0.8 वाई, और क्या बोलता है इससे सेविंग फंक्शन निकालो, तो वही करना है y इज इक्वल टू सी प्लस एस करना है। यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे, y का y रहेगा, c की वैल्यू हो गई 40 प्लस 0.8 वाई और प्लस आपका s का s। अब यहां से आप s की वैल्यू निकाल लो, y का y माइनस का 0.8 वाई, ठीक है यहां पे आएगा माइनस 40 बराबर s माइनस 40, y में से ये गया तो क्या बचेगा 0.2 वाई इज इक्वल टू एस। तो ऐसे वाले न्यूमेरिकल भी पेपर में आ जाते हैं, होपफुली समझ में आपको आ गया होगा ओके। अब यहां बोलता है उल्टा, अब मान लो सेविंग फंक्शन गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन निकालो। अब अगर सेविंग फंक्शन गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन निकालना, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, और इससे क्या निकालना है, इससे निकालना है कंजम्पशन फंक्शन। तो वही वाली बात, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब अगर आप चाहो तो यहां पे पहले c के बना लो इक्वेशन कि c को ऐसी रहने दो, तो y माइनस एस बन के इक्वेशन सी एस रहेगा, s जाएगा माइनस का, तो y माइनस एस बराबर सी। अब c का c रहने दो, y का y रहने दो, माइनस का माइनस, s की वैल्यू पुट कर दो, माइनस a प्लस 1 माइनस बी वाई ब्रैकेट क्लोज, सी का सी वाई का वाई, हाँ जी माइनस कैसी रहने दो माइनस ए, पहले अंदर का ब्रैकेट खोल लो, तो वाई की करूंगा 1 से, ठीक है तो यह आएगा मेरा प्लस का वाई, और करूंगा इसकी तो यह आएगा मेरा माइनस का बी वाई, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, सी का सी रहेगा, अब यहां ब्रैकेट खोल लो, वाई का वाई रहेगा, माइनस माइनस आपका आ गया प्लस का ए, ठीक है माइनस प्लस यहां पे आ गया माइनस का वाई, और माइनस माइनस यहां पे आ गया आपका प्लस का बी वाई, कोई समस्या नहीं। सी का सी, वाई से वाई कट गया, क्या बच गया ए प्लस बी वाई, लो जी लो, सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन भी निकाल लिया। तो पेपर में आपके ऐसे भी आ सकता है, ठीक है तो ये तो हो गई फंक्शंस की बात ओके। अब बात करते हैं कर्व की, पेपर में आते हैं स्टेप लिखिए या बताइए कि कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को कैसे निकाल सकते हैं, या फिर सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को कैसे निकाल सकते हैं। पेपर में बच्चों इसके ऊपर भी क्वेश्चंस, इसके ऊपर भी स्टेप बन जाते हैं। देखो 5 स्टेप लिखे हैं, मैं समझा रहा हूं, स्टेप आप अपने आप पढ़ लेना। देखो भाई पहला स्टेप बोलता है कि हमने इनकम को शो करा एक्स एक्सिस पे एंड कंजम्पशन एंड सेविंग को शो कहां करेंगे जी, वाई एक्सिस पे। उसके बाद कंजम्पशन कर्व गिवन है, मतलब इससे निकालना है सेविंग कर्व पे, इट मींस ये तो गिवन है, तो कंजम्पशन कर्व पहले बना देते हैं। तो देखो ये बना मान लो मेरा इनकम कर्व और ये क्या बना मेरा कंजम्पशन कर्व। अब ये मेरा गिवन है। अच्छा आपको पता है जब इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व आपस में काटते हैं क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हो गया मेरा क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। इतनी बातें मुझे गिवन है, अब इससे सेविंग कर्व कैसे आएगा मेरे को वो देखना है। पहले स्टेप बन क्या लिखा, देखो इनकम को शो करा एक्स एक्सिस पे, कंजम्पशन सेविंग को शो करेंगे वाई एक्सिस पे। हमने एक कंजम्पशन कर्व बना दिया सीसी, सी से लेके सी तक, ठीक है, और एक 45 डिग्री की इनकम लाइन भी हम लोगों ने जो है ड्रॉ कर दी, ठीक है। बोलते हैं जहां पर ई है क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पे इनकम कंजम्पशन के बराबर है। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 बोलता है अगर सेविंग कर बनाना है तो जितना आपका ये ओ से लेके सी तक का गैप है इतना ही गैप आप यहां पे लो ओएस का, क्योंकि जब इनकम जीरो होती है, जब इनकम क्या होती है जी जीरो होती है, तो हमारा कंजम्पशन और डिस सेविंग
एक दूसरे के बराबर होता है। याद करो, अगर मैं 40 रुपए का कंजम्पशन करता था तो 40 कहां से आते थे मेरे सेविंग में से -40। बस फर्क इतना होता था कि एक है मेरा प्लस की वैल्यू 40 और एक है मेरी माइनस की वैल्यू -40। वैल्यू सेम रहेगी, बस एक होगा प्लस का एक होगा माइनस का। जब इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन, कौन सा कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और डिस सेविंग बराबर होते हैं, बस एक होगा प्लस वाली साइड एक होगा माइनस वाली साइड। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। अब स्टेप 3 क्या बोलता है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कहां से, ई से, जो एक्स एक्सिस को के पर काटेगा। अब व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बनाना है, कहां से, ई से एक्स एक्सिस की ओर। तो जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या बन गया मेरा, एक परपेंडिकुलर बन गया। स्टेप 4 बोलता है कि जहां पे वो एक्स को काटेगा इसे के बोलते हैं। अब स्टेप 4 बोलता है कि क्या करना है, एस को और के को आपस में जोड़ो। ये रहा एस, ये रहा के, ताकि हमें क्या मिल जाए जी, सेविंग कर्व एस एस। और जब मैंने एस और के को जोड़ा तो मुझे क्या मिल गया जी, सेविंग कर्व मिल गया। ये जो है मुझे एस एस मिल गया। अब लास्ट बोलता है राइट ऑफ पॉइंट ई। अगर पॉइंट ई के राइट में जाएंगे तो यहाँ पे सेविंग क्या है जी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इनकम है ज्यादा कंजम्पशन है कम, सेविंग पॉजिटिव। और ई के लेफ्ट में आएंगे, यहाँ पे सेविंग क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन कर्व ऊपर है, कंजम्पशन ज्यादा इनकम है कम, इट मीन सेविंग क्या हो गई आपकी, नेगेटिव। तो वैसे आपके स्टेप भी पेपर में आते हैं, सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व पे आने के, सॉरी कंजम्पशन से सेविंग पे आने के। अच्छा, ऐसे स्टेप हमारे किसके आते हैं जी, कंजम्पशन कर्व निकालना है। अब सेविंग कर्व गिवन है, मान लो सेविंग कर्व गिवन है तो यहाँ पे लिखा मैंने ओ, ठीक है। इनकम कर्व तो गिवन होता ही है, मतलब गिवन होता ही है, यहां लिखा मैंने एस, और ये मान लो सेविंग कर्व गिवन है। अब क्या बोलता है कि सेविंग कर्व गिवन है, इससे क्या निकालना है, कंजम्पशन कर्व निकालना है। ठीक है, वही इनकम को वाई एक्स पे शो करेंगे, कंजम्पशन एंड सेविंग को कहां शो करेंगे जी, एक्स एक्सिस पे। हमने ड्रॉ करी क्या, सेविंग कर्व, ठीक है, एस से लेके एस तक तो गिवन था, एंड 45 डिग्री की इनकम लाइन हो गई। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होगा, जहां सेविंग क्या होती है, जीरो, इसको बोला मैंने के, तो इसको नाम दिया मैंने के, और यहाँ पे मेरी सेविंग क्या है जी, जीरो। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब स्टेप 2, जितना ओएस है इतना, जितना गैप ये उतना गैप ये, हम क्या लेंगे, उतना ओसी लेंगे। क्यों, वही वाली बात, जब इनकम का लेवल क्या होता है, जीरो, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिस सेविंग के बराबर होता है। तो जितना ओएस है, जितना क्या है ओएस है नेगेटिव एक्सिस पे, उतना ही मैं क्या लूंगा, ओसी कहां लूंगा मैं, पॉजिटिव एक्सिस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहां से, के से, ऊपर की ओर, जो इनकम कर्व को ई पर काटेगा। तो के से क्या ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर, इसने इनकम को यहां पर ई पर काटा। फिर क्या बोलता है, इस सी को और ई, यहां पे ई आएगा, इस सी को और ई को आपस में जोड़ो, ताकि क्या मिल जाए, कंजम्पशन कर्व। तो सी और ई को जोड़ा तो क्या क्या मिल गया मुझे, कंजम्पशन कर्व मिल गया। फिर वही वाली बात कि कंजम, इस ई के राइट में जाओगे सेविंग पॉजिटिव, और ई के लेफ्ट में आओगे सेविंग क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। तो ये हो गया आपका कंजम्पशन कर्व का डेरिवेशन सेविंग कर्व से, ये डायग्राम बनेगा एंड ये स्टेप आप पेपर में लिख के आएंगे। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए की सारी बेसिक बातें अच्छे से मैंने कवर अप करवा दी है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वहां बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, एग्रीगेट डिमांड वाले की, एंड मतलब एडीएस और सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।